हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर 3 में जो रह गया है शेष उसको पढ़ेंगे, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो आज हम लोग मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपयोगिता पढ़ते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपयोगिता। अब मेंडलीफ की आवर्त सारणी को क्यों पढ़ा जाए, क्या क्या उपयोग है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला है कि तत्वों के अध्ययन में सहायक। तत्वों के अध्ययन में कैसे सहायक है, तो आप ये ध्यान दें कि सभी ज्ञात तत्व, जितने भी ज्ञात तत्व हैं, उन्हें 7 आवर्त और 9 समूहों में रखा गया है। 7 आवर्त और 9 समूहों में रखा गया। समूहों में समान गुण वाले तत्वों को रखा गया है ना। एक वर्ग के सामान्य गुणों को जानकारी होने पर उस वर्ग के सभी तत्वों के बारे में जानकारी मिल जाती है। जैसे सपोज करिए कि जो पहले समूह का है, तो पहले समूह में क्षार धातु है। यह क्या है? क्षार धातु। क्षार धातु है, यह प्लस ए में रखा गया है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम या फ्रांसियम। इसी तरह हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन की तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेट। तो हाइड्रोजन जो है यह 7 के समूह में है। तो कहने का मतलब है कि एक समूह के बारे में यदि पढ़ते हैं तो सब के बारे में जानकारी मोटा मोटी हमें मिल जाता है। ठीक है। समूह में जब पढ़ते हैं तो आवर्तों में तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। इस प्रकार तत्वों के अध्ययन में सहायक होता है। समझ गए चीज? तो तत्वों के अध्ययन में सहायक कैसे हुआ? दूसरा है नए तत्वों की खोज में सहायक। नए तत्वों के खोज में कैसे सहायक हुआ? तो मेंडलीफ ने क्या किया था कि जो अपने आवर्त सारणी बनाया था उनमें कुछ खाली स्थान छोड़ दिए थे। उन तत्वों के गुणों की भविष्यवाणी की थी उन्होंने। उन तत्वों की जब खोज हुई तो यह ज्ञात हुआ कि जो मेंडलीफ जो भविष्यवाणी की थी उनके गुणों के बारे में, वह भी समान रूप से एक समान प्राप्त हुआ। जैसे एस्केडियम है ना, एस्केडियम। इसके बाद आपका गैलियम और जर्मेनियम। एस्केडियम 21, गैलियम 32 और जर्मेनियम, है ना। तो गैलियम का 31 और जर्मेनियम का हो जाता 32 हो जाता। ये तत्व बाद में खोज हुए। ये तत्व जो है नए तत्व की खोज में कैसे सहायक हुआ है, तो ये तत्व बाद में खोज हुआ है। तीनों ने इसका नाम जो रखा है वह, जैसे यह हो गया एका बोरेन, एका सिलिकेन और एका एल्युमिनियम। तो इसे उन्होंने नाम जो दिया था एका बोरेन, यहाँ एका सिलिकॉन और यहाँ एका एल्युमिनियम। तो ये सब तत्व इनके लिए मेंडलीफ ने क्या किया था, स्थान छोड़ दिया था आवर्त सारणी में। लेकिन बाद में जो उन्होंने कहा था एका बोरेन, एका सिलिकॉन और एका एल्युमिनियम, इनके गुणों के बारे में उन्होंने लिख के गए, भविष्यवाणी किया। बाद में जो पता चला एस्केडियम, गैलियम और इंडियम का, तो जो उन्होंने गुणों के बारे में भविष्यवाणी की थी वह सही पाया। अगला है कि परमाणु भार ज्ञात करने में सहायक। परमाणु भार कैसे सहायक होगा? परमाणु भार ज्ञात करने में कैसे सहायक होगा? तो देखिए, परमाणु भार जो होता है, यह परमाणु भार जो होता है वह तुल्यांक भार गुणे संयोजकता, है ना। परमाणु भार बराबर तुल्यांक भार गुणे संयोजकता।
संयोजकता। तो यदि तुल्यांक भार आपको ज्ञात हो, यदि तुल्यांक भार ज्ञात हो तो संयोजकता उसके समूह द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। अब जब मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, परमाणु भार ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारे तत्वों के परमाणु भार ज्ञात किए, है ना। तो यहाँ संयोजकता की बात है तो पहले समूह की बात करते हैं। तो पहले समूह में क्या है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है तो उसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। दूसरे समूह का है तो उसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से संयोजकता हमें किससे प्राप्त हो जाता है? आवर्त सारणी से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब है जो संदिग्ध परमाणु भार को ठीक करने में सहायक है। तो संदिग्ध परमाणु भार को कैसे ठीक किया जाता है ये देखिए। संदिग्ध परमाणु भार को ठीक करने में सहायक। अब मैंने क्या किए थे कि Be को, बेरिलियम धातु को Be को त्रिसंयोजी मान लिया, त्रिसंयोजी माना था। उन्होंने क्या किया था? परमाणु भार ज्ञात करने के लिए इसके चूंकि तुल्यांकी भार 4.5 होता है और इसकी संयोजकता 3 है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5 तो 13.5 आता है बी का। उन्होंने सोचा तो बेरिलियम का उन्होंने त्रिसंयोजी माना था और इसकी तुल्यांकी भार 4.5 है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 13.5 हो गया। तो उन्होंने कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, है ना, बेरिलियम को कहाँ रखने का विचार किया? तो उन्होंने कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में रखने का प्रयत्न किया। कार्बन का परमाणु भार 12 होता है और नाइट्रोजन का 14 होता है। तो देखा क्या कि इसके बीच में कोई खाली स्थान है ही नहीं, इसके बीच में खाली स्थान नहीं है। तो उन्होंने बी को त्रिसंयोजी न मान करके द्विसंयोजी माना, द्विसंयोजी। तो परमाणु भार बराबर 4.5 गुणे 2 तो हो गया 9। तो इन्होंने क्या किया कि लिथियम और बोरान के बीच में इन्होंने रखा, लिथियम और बोरान के बीच में रखा। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने इंडियम, सीजियम और यूरेनियम, इंडियम, सीजियम और यूरेनियम ये परमाणु भारों को उन्होंने ठीक किया। ठीक है, तो इस तरह से मेंडलीव के आवर्त सारणी के 4 दोष इस तरह से निकल आए। अब मेंडलीव के आवर्त सारणी उपयोगिता निकल आया। अब मेंडलीव के आवर्त सारणी का हम लोग क्या पढ़ेंगे? दोष पढ़ेंगे। तो इस तरह से जहां गुण है उपयोग लाभ है, हानि भी है, गुण है तो दोष भी है। तो निश्चित रूप से इनमें दोष है। तो देखिए मेंडलीव के आवर्त सारणी की दोष। तो पहला हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित। पहला है हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित। दूसरा है भारी तत्व को हल्के तत्व से पहले रखा जाना। तीसरा है समान और समान गुण वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा जाना। इस तरह
समान गुण वाले तत्व को गुण वाले तत्व को अलग अलग समूह में रखा जाना, अलग अलग समूह में रखा जाना, रखा जाना। अगला है समस्थानिकों का स्थान नहीं। और आठवें समूह में तीन तत्वों को रखा जाना, है ना। ये सब इसके दोष है, ठीक है। तो पहला है हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित। मेनली की आवर्त सारणी जब आप देखेंगे तो हाइड्रोजन को जो है जो फर्स्ट ए समूह में रखा गया है और सेवेंथ ए समूह में भी रखा गया है, सेवेंथ ए समूह में रखा गया है। तो इसमें है आपका हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, इसमें फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन। देख समझ रहे ना। तो उनका यह तर्क था कि फर्स्ट ए समूह में जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है, इसकी संयोजकता एक है, इसलिए इसे फर्स्ट ए समूह में रखा। और 60वें समूह में रखने के पीछे उनका यह तर्क है कि हाइड्रोजन क्लोरीन माइनस बनाता है, क्लोरीन माइनस बनाता है, आयोडीन माइनस बनाता है, ब्रोमीन माइनस बनाता है, तो निश्चित हाइलाइट बनाता है या हाइलाइट बनाता है। तो हाइड्रोजन भी हाइड्राइड बनाता है, हाइड्राइड बनाता है। इसी आधार पर उन्होंने क्या किया था कि हाइड्रोजन को फर्स्ट ए और 7A में समूह में रखा। इस अनिश्चित स्थान के कारण हाइड्रोजन को अवारा तत्व कहा गया। क्या कहा गया? अवारा तत्व कहा गया। अब अगला बिंदु पर हम आते हैं। इसमें दिया है कि भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखा जाना, है ना। अगला है भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखा जाना। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में कुछ निश्चित रूप से विसंगतियां थी, जिसके कारण जैसे आर्गन का परमाणु भार है वह 39.9 है। 39.9 को पोटेशियम के 39.1 से पहले रखा जाना, इसलिए ऐसा हुआ चूंकि मेंडलीव की आवर्त सारणी किसके आधार पर बनाया गया है? तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, परमाणु भार के आधार पर बनाया गया, ठीक है। इसलिए होना क्या चाहिए? पहले पोटेशियम का होना चाहिए, उसके बाद आर्गन का होना चाहिए। इसी तरह कोबाल्ट का जो परमाणु भार होता है वह 58.9 को निकिल का है 58.7 से पहले रखा जाना। होना क्या चाहिए? पहले ये होना चाहिए, निकिल को होना चाहिए, फिर कोबाल्ट को होना चाहिए। इस तरह से बहुत सारे, जैसे टेल्यूरियम है, Te है, उसका परमाणु भार होता है 127.6 होता है। इसको भी जो है आयोडीन का परमाणु भार होता है 126.9 होता है, से पहले रखा गया है। तो यह कुछ विसंगतियां उत्पन्न हुई थी। तो भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखा जाना। अब एक असमान गुण वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा जाना।
तो फर्स्ट ए समय जब आप आवर्त सारणी देखेंगे, मैंने की आवर्त सारणी देखेंगे, तो फर्स्ट ए में क्या है कि ये हम लोग पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट ए में है आपका जो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। और फर्स्ट बी उसी में है, फर्स्ट बी। तो इसमें है Cu, Ag और Au, है ना, Cu, Ag और Au है। जबकि यह मृदा धातु है और यह क्षार धातु है। यह क्या हो गया, क्षार धातु है और यह मृदा धातु है, मृदा धातु है। तो इसको क्या किया मेरे सामने कि एक ही समूह में रख दिया, है ना। तो चूंकि इसके गुण क्या है, भिन्न भिन्न है ना, और समान गुण वाले तत्वों को एक ही समूह में रख जाना, यह भी दोष हो गया। अगला है समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग समूहों में रखा जाना। समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग समूहों में रखा जाना। तो समान गुण वाले जैसे सोना है और प्लेटिनम के गुण समान होते हैं। सोना और प्लेटिनम के गुण क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन इसे मेंडलीफ क्या किए थे, अलग अलग समूह में रख दिया। सोना का तो फर्स्ट ए समूह में है ना, फर्स्ट बी समूह में है, और प्लेटिनम को जो रखा गया वह संक्रमण त्रिक में रखा गया, संक्रमण त्रिक में रखा गया, जो कि अलग है, समान गुण है, होना चाहिए क्या, एक ही समूह में होना चाहिए। अगला बिंदु है आपका कि समस्थानिक का स्थान नहीं, समस्थानिक का स्थान नहीं। तो समस्थानिक का स्थान नहीं, इसका मतलब है समस्थानिक, एक हम लोग पढ़ चुके समस्थानिक के बारे में, एक ही तत्व के समस्थानिक के परमाणु भार अलग अलग होते हैं। एक ही तत्व के समस्थानिक का परमाणु भार अलग अलग होता है। जैसे हाइड्रोजन का है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, इसके परमाणु भार 1, 2, 3 है। तो होना क्या चाहिए, इसे आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। चूंकि इसका यह हुआ कि उस समय दरअसल में मेंडलीफ के समय में समस्थानिक की खोज नहीं हुई थी, जिसके कारण उन्होंने आवर्त सारणी में समस्थानिकों का स्थान नहीं दिया। ठीक है। अगला है कि 8वें समूह में 3 तत्वों का त्रिक बना दिया उन्होंने, है ना। जैसे 8वें समूह आप देखेंगे तो इसमें लिखा है FeCO और Ni, इसके नीचे 6 तत्व और है। तो ये सब इसके क्या हो गए, दोष हो गए। क्या हो गए, इसके दोष हो गए। इस तरह से मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दोष ज्ञात हुए। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वह इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी में मेंडलीफ के दोषों को दूर किया गया। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले द्वारा बनाया गया। उन्होंने परमाणु के आयतन और परमाणु क्रमांक अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर बनाया, जिसे बाद में जाकर के निल्स बोर ने इसे संशोधित किया। बाद में निल्स बोर ने क्या किया, संशोधित किया। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त नियम, आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त नियम 1931 में मोसले ने दिया। मोसले ने दिया, वैज्ञानिक का नाम है मोसले। तो आधुनिक आवर्त नियम उन्होंने किसके आधार पर बनाया था, तो रासायनिक गुण, उनकी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था पर उन्होंने बताया कि इनके जो रासायनिक गुण है, वह तत्वों के जो रासायनिक गुण है वह है परमाणु क्रमांक, परमाणु व्यवस्था पर निर्भर करता है, और इनके इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था परमाणु क्रमांक के आधार पर होती है। तो इन्होंने एक नियम दिया, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, ये ध्यान रखें, याद रखें, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण, उनकी परमाणु क्रमांक, उनकी परमाणु क्रमांक
के आवर्ती फलन होते हैं। तो यह परमाणु क्रमांक, यहाँ ध्यान दें, परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर निर्भर करता है? परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है। और मेंडली की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर था। अब जो हम लोग, इन्होंने क्या किया, इसके बाद नील्स बोर ने तत्वों के बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर एक सारणी बनाया जिसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं, है ना। ये किसने, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया? बोर ने, नील्स बोर ने बनाया था। किसके आधार पर बनाया था? तो तत्वों के बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर, एक सारणी बनाया जिसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। अब आधुनिक आवर्त सारणी आप लोग देखे होंगे। अब यहाँ देखिए, मैं आपको आधुनिक आवर्त सारणी दिखा रहा हूँ। यह आधुनिक आवर्त सारणी है, देख रहे हैं, आधुनिक आवर्त सारणी है। यहाँ पर आपके बाएं से दाएं जो चलेंगे, बाएं से दाएं मतलब इधर से इधर ऐसे पढ़ेंगे तो यह आपका आवर्त है। तो आवर्त कितने हैं? 7। आवर्त कितने हैं? 7 आवर्त, ठीक है। बाएं से दाएं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आवर्त हो जाएगा। और समूह को ऐसे पढ़ेंगे, फर्स्ट समूह, सेकेंड समूह, फिर इधर आइए थर्ड समूह, फोर्थ समूह, 5 समूह, 6 समूह और 7 समूह और 8 समूह। उत्कृष्ट गैस का इधर ये आपको डी ब्लॉक है, देख रहे हैं ना, यह सब क्या है? डी ब्लॉक है। इसमें भी 10 है। तो किसके आधार पर बनाया गया था? तो परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाया गया था, अर्थात इलेक्ट्रॉनों के आधार पर बनाया गया था। तो आधुनिक आवर्त सारणी आपके जो है, इसमें 7 आवर्त हैं और 18 समूह। लेंथेनाइड एक्टिनाइड को नीचे 2 पट्टी में रख दिया गया है। लेंथेनाइड एक्टिनाइड को क्या किया है? नीचे 2 पट्टी में रख दिया गया है ना। तो क्या हुआ था कि मेंडली की जो आवर्त सारणी है, 1 से 7 तक, ध्यान दें, 1 से 7 तक ए और बी ग्रुप था। तो 7 दूनी 14 हो गए। 8वें में क्या था? 3 धातुओं का त्रिक था, तो 14 3 17 हो गए। और एक 9वें समूह में उत्कृष्ट गैस था, तो वह क्या हो गया? 18 समूह हो गए। कितने समूह हो गए? 18 समूह हो गए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, देख लीजिए आराम से, इसको अध्ययन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त कितने होते हैं? आवर्त है 7। आवर्त कितने हैं? 7 आवर्त। आवर्त को कैसे पढ़ते हैं? जो क्षैतिज रेखा है, दाएं से बाएं पढ़ते हैं। मेंडली की आवर्त सारणी हुई है। समूह जो है वह 18 समूह को कैसे पढ़ेंगे? ऊपर से नीचे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी तरह जिस तरह से आधुनिक आवर्त सारणी, मेंडली की आवर्त सारणी पढ़ लिए हैं कि पहले आवर्त में 2 तत्व है, अति लघु आवर्त कहलाते हैं। दूसरे और तीसरे में 8 तत्व है, उसे लघु आवर्त कहते हैं। और चौथे और 5वें 18 तत्व है, उसे दीर्घ आवर्त कहते हैं। 6वें आवर्त में 32 तत्व हैं। इसमें लेंथेनाइड भी है। नीचे में आपका लेंथेनाइड का जो है वह 14 तत्व होते हैं। इसका जो लेंथेनाइड का जो हो जाता है, सेरियम 58 से लेकर के 71 तक 14 तत्व है। 7वें आवर्त में आप चलेंगे, 19 तत्व है, यह अपूर्ण कहा जाता है। इसमें आपका एक्टिनाइड समूह है, सीरीज है, श्रेणी है, जिसमें एक्टिनियम 89 से लेकर के और लॉरेंशियम 103 तक 14 तत्व है। तो आज के क्लास में आपका इतना। अगले दिन हम इसके आधुनिक आवर्त सारणी की हम लोग विशेषता पढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं, इस तरह से आप अपना नोट बनाएंगे और फिर रख करेंगे, ठीक है।